Hi guys, welcome back. This is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, today I am going to start one of the best poems of English literature, that is Ode to West Wind, and it is written by P.B. Shelley, one of the great romantic poets, or we can say younger romantic poets. तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रिलेटेड टर्म्स पढ़ाते हुए, व्हाट इज ओड? तो ओड इज एन अड्रेसिंग सॉन्ग, एक अड्रेसिंग सॉन्ग होता है इन विच समवन इज एड्रेस्ड या समथिंग इज एड्रेस्ड, जिसमें कोई व्यक्ति या कोई वस्तु को एड्रेस किया जाता है। तो जैसा कि इस पोएम के टाइटल को आप देख रहे हो, ओड टू वेस्ट विंड, इस पोएम में किसको एड्रेस किया गया है या इस ओड में किसको एड्रेस किया जा रहा है? वेस्ट विंड को, पछुआ हवाओं को। ओके, पश्चिमी हवाओं, जिसको पछुआ हवा कहते हो, उसको एड्रेस किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? यंगर रोमांटिक पोएट पी.बी. शैली। रोमांटिक एज पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देयर आर romantic poets who are divided into two parts, elder romantic poets और younger romantic poets, जिसमें मैंने आपको बताया था elder romantic poets में एस.टी. कॉलेज, रॉबर्ट ब्राउन, विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सदी थे। और younger romantic poets की अगर हमने बात की थी तो उसमें हमने बात किया था जॉन कीट्स, पी.बी. शैली और लॉर्ड बायरन। तो ये younger romantic poets से बिलोंग करता है और इसके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। पी.बी. शैली का पूरा नाम क्या है? पर्सी बैसी शैली वॉज अ प्रोमिनेंट इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिगार्डेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ 19th सेंचुरी। पी.बी. शैली जो कि एक फेमस, प्रोमिनेंट मतलब फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट है और 19th सेंचुरी का बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय, रिगार्डेड और इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली पोएट रह चुका है। ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक एंड फिलोसफिकल पोएट इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज के फेमस लिरिक और फिलोसफिकल पोएट्स में गिना जाता है या उस रूप में फेमस है वो, मतलब वो एक लिरिक पोएट भी है और एक फिलोसफिकल पोएट के रूप में भी फेमस है। ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश रोमांटिक पोएट फेमस फॉर हिज लिरिक पोएट्री एंड आइडियलिस्टिक रेडिकल पॉलिटिकल थॉट। एक प्रभावशाली इंग्लिश रोमांटिक पोएट है और अपने लिरिकल पोएट्री और आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल थॉट की वजह से भी वो फेमस है। शैली वॉज ऑल्सो जनरस in his support and encouragement of fellow poets। शैली अपने जो फेलो पोएट्स थे, जो उनके नीचे जो पोएट्स थे या जो उनके पीछे आने वाले जो पोएट्स थे, जो जिन्होंने शैली को फॉलो किया, वो उनको काफ़ी सपोर्ट भी करता था और उनको इनकरेजमेंट भी देता था। ही वॉज अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री। इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री के डेवलपमेंट में वो एक अच्छा रोल या एक मेन रोल प्ले करता है। Shelley also spent much time with Lord Byron in both Switzerland and later in Italy। शैली लॉर्ड बायरन के साथ, अभी मैंने बताया था कि लॉर्ड बायरन भी यंगर रोमांटिक पोएट्स में आता है, तो शैली लॉर्ड बायरन के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, दोनों जगह, स्विट्जरलैंड में भी और इटली में भी। फ्रॉम दिस लिटरेरी फ्रेंडशिप शैली गेन्ड मोर इंस्पिरेशन फॉर हिज पोइट्री। और इस साहित्यिक दोस्ती की वजह से शैली ने बहुत सारे इंस्पिरेशन, बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त की अपनी पोइट्री के लिए। एज वेल एज ब्यूटीफुल लिरिक पोइट्री, शैली ऑल्सो इंक्रीजिंगली वेंचर्ड इनटू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। वो ब्यूटीफुल लिरिक पोइट्री लिखने के साथ साथ उसने कुछ साहसिक कार्य या कुछ एडवेंचर भी उसने पोइटिक क्रिटिसिज्म लिखने में किया। मतलब उसने ब्यूटीफुल पोइट्री तो लिखी ही लिखी हैं, साथ ही साथ कुछ एडवेंचरस पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी लिखे हैं उसने। शैली वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ द परसीव्ड क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट।
जो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की शासन व्यवस्था है, उसके बीच में या उसके अंदर जो क्रुएलिटी है, जो अन्याय की चीज़ें हैं, उनके खिलाफ या उनके प्रति वो आलोचक के रूप में भी रहा, या क्रिटिकल फॉर्म के रूप में या क्रिटिकल रोल के रूप में भी रहा है। मतलब वो क्रिटिक रहा हुआ है इस क्रुएलिटी और इस इनजस्टिस का, जो कि वहाँ के ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट में पाया जाता था। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट एवर बॉर्न इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो लिरिक पोएट्स हुए उनमें से वो एक फाइनेस्ट लिरिसिस्ट रह चुका है, एक फेमस पोएट रह चुका है लिरिक पोएट के रूप में। आगे देखते हैं। ही वॉज रिवोल्यूशनरी इन आउटलुक ऑफ द रोमांटिक्स। रोमांटिक्स की जो आउटलुक है, जो दृष्टि है या जो दृष्टिकोण है या जो थिंकिंग है, उसमें ये रिवोल्यूशनरी है। रिवोल्यूशनरी कहने का मतलब कि तूफानी है, तूफानी जैसे कि कुछ अलग हट करके थॉट रखने वाला है, क्रांतिकारी थॉट रखने वाला है ये। ही वॉज मेनली अ पोएट ऑफ लव। अगर ठीक से देखा जाए तो शैली एक लव पोएट भी है। हिज फेवरेट थीम्स ऑफ नेचर आर सेंसेस ऑफ द स्काई। अगर उसके नेचर में फेवरेट थीम देखी जाए कि नेचर में उसकी फेवरेट थीम क्या है, तो सेंसेस ऑफ स्काई, स्काई के बारे में ज़्यादा बात करता है वो। हिज आइडियलिज्म मेक्स हिम अ फिलोसफिकल पोएट। उसकी जो आदर्शवादिता है उसको वो एक फिलोसफिकल पोएट बना देती है। ही इज़ द मोस्ट प्योरली विजनरी पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। वो इंग्लिश लिटरेचर में एक विजनरी पोएट्स के रूप में, एक विजनरी कहने का मतलब हो गया स्वप्न दृष्टा या स्वप्न देखने वाले पोएट्स के रूप में देखा जा सकता है। ऑल हिज पोएम्स आर मार्क्ड विद पावर एंड म्यूजिक। उसकी पोएम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? पावर एंड म्यूजिक। ही डाइड एट द एज ऑफ 30 बाय ड्रॉइंग इन ए बोट एक्सीडेंट। और वो 30 साल की उम्र में एक बोट एक्सीडेंट में मर जाता है, या बोट चलाने के दौरान वहीं समुद्र में डूब के ही मर जाता है। आगे देखते हैं। ओड टू वेस्ट विंड। इस पोएम की बात करें तो ये जो पोएम है ओड टू वेस्ट विंड इज़ ए लिरिक पोएम दैट एड्रेसेस द वेस्ट विंड एज अ पावरफुल फोर्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ओड क्या होता है, एक एड्रेसिंग सॉन्ग होता है। तो इस पोएम में, इस लिरिक पोएम में किसको एड्रेस किया गया है? वेस्ट विंड को। किस रूप में एड्रेस किया गया है? एक पावरफुल फोर्स के रूप में। और लिरिक पोएम क्या होता है? तो बच्चों, ए लिरिक पोएम प्रेजेंट्स द डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द पोएट। लिरिक पोएम्स क्या होता है? वैसे तो लिरिक का मतलब होता है, लिरिक वर्ड बना है लायर से। लायर का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा सॉन्ग या ऐसी पोएम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाए उसको लिरिक पोएम या लिरिक सॉन्ग कहते हैं। तो लिरिक पोएम में क्या चीज़ हमें देखने को मिल सकती है? डीप फीलिंग्स और इमोशंस। किसकी? पोएट की या सिंगर की। इन द पोएम द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस द वेस्ट विंड। इस पोएम में स्पीकर सीधे वेस्ट विंड को एड्रेस करता है। द स्पीकर ट्रीट्स द वेस्ट विंड एज अ फोर्स ऑफ डेथ एंड डिके। इसमें स्पीकर वेस्ट विंड को एक डेथ और डिके, विनाश और मृत्यु का क्या शक्ति मानता है, विनाश और मृत्यु की शक्ति के रूप में प्रेजेंट करता है। ही वेलकम्स दिस डेथ एंड डिके बिकॉज इट मीन्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ विल कम सून। और जो पोएट है शैली, वो वेस्ट विंड को एक फोर्स या एक पावर के रूप में देखता है कि यह डेथ और डिके की पावर है, और वो इस डेथ और डिके के पावर को वेलकम भी करता है, क्योंकि इट मीन्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिबर्थ विल कम सून। क्योंकि अगर मृत्यु आएगी, विनाश होगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा और नई चीज़ों का वापस से आगमन होगा। मतलब इसने, शैली ने वेस्ट विंड को एक पावर के रूप में, एक ट्रांसफॉर्मेशन पावर के रूप में देखता है, एक फोर्स के रूप में देखता है कि ये डेथ की फोर्स है या डेथ का पावर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। ही होप्स
हिज होप इज बोथ पॉलिटिकल एंड पोइटिक। और इसकी ये जो आशा है ना कि मृत्यु के बाद नया जन्म होगा और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन आएगा, उसकी ये जो आशा है ये दोनों प्रकार की है, पॉलिटिकल और पोइटिक। ए रीबर्थ ऑफ सोसाइटी एंड इट्स वे ऑफ राइटिंग। ये क्या लेकर के आएगा? सोसाइटी में भी रीबर्थ लेकर आएगा पॉलिटिकली, और पोइटिक रूप में इसकी राइटिंग में भी रीबर्थ लेकर के आएगा, मतलब इसकी राइटिंग भी निखरेगी। शैली uses the west wind to symbolize the power of nature and of imagination inspired by nature। शैली वेस्ट विंड को नेचर के पावर के रूप में सिंबलाइज करता है। वो ये कहता है कि वेस्ट विंड नेचर का पावर है या नेचर के पावर के रूप में है, और एंड ऑफ द इमेजिनेशन इंस्पायर्ड बाय नेचर, और इसको वो इमेजिनेशन के रूप में भी देखता है, ऐसी इमेजिनेशन या ऐसी कल्पना जो प्रकृति से क्या है, इंस्पायर्ड है या प्रेरित है। तो शैली इस पोएम वेस्ट विंड को नेचर के पावर के रूप में भी देखता है और साथ ही साथ एक कल्पना के रूप में भी देखता है, ऐसी कल्पना जो कि प्रकृति के द्वारा इंस्पायर्ड है। द वेस्ट विंड इज डिपिक्टेड एज एन ऑटमनल विंड प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड फॉर विंटर। वेस्ट विंड यहाँ पे किस तरह से दर्शाया गया है? एक ऑटमनल विंड, एक पतझड़ के मौसम के रूप में या एक पतझड़ वाले हवा के रूप में दर्शाया गया है, जो संसार को रेडी कर रहा है विंटर के आगमन के लिए या विंटर आने वाले समय के लिए। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि वेस्ट विंड पतझड़ की हवा के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे, और पतझड़ के बाद अब सीधे क्या आएगा? विंटर आएगा, सर्दियाँ आ जाएंगी। एज अ रिजल्ट द पोएम इज फील्ड विद इमेजेस ऑफ डेथ एंड डिके। इतनी सारे चीज़ों को देखने के बाद अगर रिजल्ट देखा जाए तो ये पोएम पूरी तरह से भरी हुई किससे? मृत्यु और विनाशकारी चीज़ों से या उनकी इमेजेस से। इट इज़ रिमाइंडर ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मोरालिटी। ये नेचुरल और ह्यूमन मोरालिटी के बारे में भी बात करती है पोएम। द स्पीकर होप्स दैट द डेथ ऑफ वन वर्ल्ड विल be inevitably followed by a new birth or new spring। पोएट इस बात में विश्वास करता है कि एक संसार में मृत्यु के बाद या इस संसार में एक मृत्यु के बाद नए जन्म का आगमन होगा या नई चीज़ों का आगमन होगा। जिस तरह से पतझड़ बीत जाने के बाद किसका? स्प्रिंग, या सर्दी बीत जाने के बाद स्प्रिंग टाइम आ जाती है, वसंत ऋतु आ जाती है। उसी तरह से वो होप करता है कि इस संसार का विनाश हो जाने के बाद एक नया संसार निखर के आएगा जो बहुत अच्छा होगा, या एक ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद एक नई ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, ऐसे थॉट को रखता है। तो होप देखो, जब कोई पोएम या कोई सॉन्ग होप के साथ, अच्छी होप के साथ, जो ऐसी होप हो जो आशावादी होप हो, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। मतलब किसी पोएम में अगर आशावादी थॉट के साथ वो एंड हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक थॉट। अगर कोई पोएम निराशावादी थॉट के साथ एंड होती है तो उसको हम कहते हैं पेसिमिस्टिक थॉट। तो इस पोएम में हमें ये देखने को मिलेगा कि पोएम के लास्ट में पोएट जो है ऑप्टिमिस्टिक थॉट के साथ इस पोएम को कंप्लीट करता है। आगे देखते हैं। द पोएम कंटेंस, अब पोएम के स्ट्रक्चर को देख लें कि पोएम कैसे डिवाइड है। द पोएम कंटेंस 5 स्टेंजाज ऑफ 14 लाइन्स ईच। पोएम 5 पार्ट में डिवाइड है और 14 लाइन्स हर एक स्टेंजा में, हर एक पार्ट में है। तो इस तरह से आप ये देख लो, 14 लाइन्स की एक सोनेट होती है, सोनेट 14 लाइन्स की होती है, और ये पोएम 5 पार्ट में डिवाइड है और हर एक पार्ट में 14 लाइन्स है। मतलब इसको इस हिसाब से इसमें 5 सोनेट्स हो सकती हैं। तो देखिए, ईच स्टेंजा, जो ये 14 लाइन्स की ये एक स्टेंजा है, ईच स्टेंजा हैज़ 4 टेरेक्ट्स। टेरेक्ट्स मतलब हो गया 4 टेरेक्ट्स एंड एक क्लोजिंग कपलेट। जो ये 14 लाइन्स है, ये 4 टेरेक्ट्स और एक क्लोजिंग कपलेट। टेरेक्ट्स मतलब 3 लाइन्स, तो 4 टेरेक्ट्स मतलब हो गया 3 × 4 12 लाइन्स हो गई, और बाकी बची 2 लाइन्स का एक कपलेट हो जाएगा। तो जो स्टेंजा है वो कैसे डिवाइड है? 4 टेरेक्ट्स और एक क्लोजिंग कपलेट में। ए टेरेक्ट इज अ यूनिट ऑफ 3 लाइन्स इन विच फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम्स टुगेदर या राइम्स सिमिलर। जो टेरेक्ट होता है 3 लाइन की एक यूनिट होती है जो जिसमें फर्स्ट और थर्ड लाइन एक साथ राइम होती हैं, एक साथ
सिमिलर राइम स्कीम रखती हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABA, BCB, CDC, DED और EE। तो आप देख लो, टुकड़ों में देख लो, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम हो रही साथ में, ABA में AA देखो, BCB में फर्स्ट और थर्ड, तो ये डायरेक्ट हो गई, और लास्ट में एक कपलेट है EE का, 2 लाइन का एक कपलेट है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेर्जा राइमा। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं टेर्जा राइमा का। और ऐसा स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज किया गया था? दांते के द्वारा, जिसने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। डिवाइन कॉमेडी लिखने वाला फेमस पोएट दांते, उसके द्वारा इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो किया गया था, या इस राइम को फॉलो किया गया था। उसी राइम को शैली ने अपने इस पोएम में फॉलो किया है। द फर्स्ट 3 स्टेंजा ऑफ वेस्ट विंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ, एयर एंड ओशियन। जो 5 स्टेंजा में ये डिवाइड है ये पोएम, इसके फर्स्ट 3 स्टेंजाज किसके बारे में बताते हैं? वेस्ट विंड का इफेक्ट, पछुआ हवा का प्रभाव। कहाँ कहाँ? पहले स्टेंजा में ऑन अर्थ, धरती पर, दूसरे स्टेंजा में हवा में इसका प्रभाव, तीसरे स्टेंजा में इसका प्रभाव महासागरों पर या समुद्रों पर इसका प्रभाव। तो फर्स्ट 3 स्टेंजा में इसके बारे में बताता है। इन लास्ट 2 सेक्शन द पोएट स्पीक्स डायरेक्टली टू वेस्ट विंड। और लास्ट 2 सेक्शन में वो सीधे उससे बात करता है, वेस्ट विंड से। ऐसा लगता है कि लास्ट 2 सेक्शंस ऑटोबायोग्राफिकल हैं, जिसमें वो अपनी टॉकिंग हमारे सामने प्रेजेंट करता है। किसके साथ? वेस्ट विंड के साथ। ही आस्क्स फॉर इट्स पावर टू लिफ्ट हिम एंड मेक हिम इट्स कंपेनियन इन इट्स वॉन्डरिंग। और लास्ट 2 सेक्शंस में ही वो वेस्ट विंड से बात करते हुए क्या कहता है उससे, कि उसको उठा ले, टू लिफ्ट हिम अप एंड मेक हिम इट्स कंपेनियन। वो उसको ऊपर उठा ले, और किसको? वेस्ट विंड ऊपर उठा ले पोएट को, और वेस्ट विंड पोएट को अपना कंपेनियन, अपना साथी बना ले अपने वॉन्डरिंग, अपने घूमने के रास्ते में, या अपने बहने के रास्ते में। द पोएम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। अभी मैंने बताया था ऑप्टिमिस्टिक क्या है। द पोएम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट दैट इफ विंटर डेज आर नियर देन स्प्रिंग इज़ नॉट वेरी फार। अभी बताया था, वही लाइन वापस यहाँ आ गई है कि ये पोएम ऑप्टिमिस्टिक थॉट के साथ ख़त्म होता है कि अगर सर्दी ऋतु है या शरद ऋतु है, सब कुछ जम गया है, तो कोई बात नहीं, बसंत ऋतु भी आएगी, मतलब अच्छे दिन भी आएंगे। अगर बुरा टाइम चल रहा है लाइफ में, तो कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसे ऑप्टिमिस्टिक थॉट के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। आगे देखें, पावर, ह्यूमन लिमिटेशंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की जो थीम्स देखे जाएं तो इसमें पावर भी एक थीम है, ह्यूमन लिमिटेशंस को भी एक थीम के रूप में दर्शाया गया है, और नेचुरल वर्ल्ड तो थीम है ही है। द पोएट एडोर्स द पावर एंड ग्रैंडर ऑफ वेस्ट विंड। इस पोएम में पोएट क्या करता है? एडोर मतलब पूजा करता है, द पावर एंड ग्रैंडर, पावर को, शक्ति को, और ग्रैंडर महानता को। किसके? वेस्ट विंड के शक्ति को, वेस्ट विंड की महानता को पोएट पूजता है इस पोएम में। एंड ऑल्सो विशेज दैट रिवोल्यूशनरी आइडियाज कुड रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स। और ये भी कोशिश करता है कि उसके जो रिवोल्यूशनरी थॉट्स हैं, जो उसके क्रांतिकारी विचार हैं, वो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, हर एक कोने में पहुंच जाए। तो इस हिसाब से इस पोएम का इंट्रोडक्शन और पोएट का इंट्रोडक्शन हमने देखा। और इस पोएम को 5 स्टेंजाज में डिवाइड है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके 4 to 5 या 5 to 6 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके फर्स्ट स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।